नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए यह क्लास मैं आप सभी के लिए रोज अपलोड करता हूं। वीडियो में सभी क्वेश्चंस मैं आप सभी को सिलेक्टेड प्रोवाइड कराता हूं और क्वेश्चन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बन सकते हैं उनको भी साथ में कवर कराने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आप सभी को कोई सुझाव देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी के बारे में आप सभी को चार महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और इनका पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थथी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गौतम बुद्ध जी के जन्म की, तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आप सभी को याद रखना है, 563 बीसी में गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था और गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में मिला था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया बिहार में और इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और अगर इनके पहले उपदेश की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। और इनके मृत्यु की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुशीनगर या कुशीनारा के नाम से इसे जाना जाता है। आप सभी को अगर ऑप्शन में कुशीनगर ना देकर कुशीनारा दिया जाए तो उसे ही करेक्ट करना है। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुआ था और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यह भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। यह आप सभी को याद रखना है और इसके पहले अध्यक्ष को भी आप सभी को याद रखना है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए, श्रीमती एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट जी थी और इन्होंने कांग्रेस के 1917 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कोलकाता में हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की थी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की, तो यह भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो कि अंग्रेज थे, वे थे जॉर्ज यूल। आप सभी को याद रखना है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जॉर्ज यूल थे। इन्होंने 1888 ईस्वी के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। दोस्तों, आरबीआई के द्वारा वर्ष 1996 ईस्वी में नोटों में बदलाव का फैसला लिया गया और अशोक स्तंभ की जगह पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो का इस्तेमाल किया जाने लगा। अशोक स्तंभ को भारतीय नोटों से हटाया नहीं गया था, बल्कि इसे नोट के बाईं तरफ निचले हिस्से पर अंकित कर दिया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की फोटो नोट पर 1996 ईस्वी से आना शुरू हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों, अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। यह आप सभी को याद रखना है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले आप सभी को बताना है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी जी के द्वारा 1924 ईस्वी के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की गई थी। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग
या धरती का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश को भारत के अंडे का कटोरा कहा जाता है। अंडे का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत का स्वर्ग या धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। हरियाणा को रोटी की टोकरी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है और भारत के स्थान की बात की जाए तो इस सूची में भारत दूसरे स्थान पर है। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान हमारे देश भारत का है। अगर भारत में राज्यों की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाता है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है, भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह भी चीन के द्वारा किया जाता है। और भारत की बात की जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। इसके साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि दुग्ध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। दुग्ध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। दलहन और दालों के उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहली बार जापान के हिरोशिमा परमाणु बम गिराया था। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और इस परमाणु बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया था। तो आप सभी को इस बम के नाम को भी याद रखना है। अमेरिका के द्वारा जब जापान के शहर हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था तो उसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था और इसके 3 दिनों के बाद ही अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर फैटमैन नाम से दूसरा परमाणु बम गिराया था। दूसरे परमाणु बम का नाम फैटमैन था और पहले का नाम था लिटिल बॉय। तो यह भी आप सभी को याद कर लेना है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया? दोस्तों, आप सभी को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित राष्ट्रगान को गाया गया था? दोस्तों, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 ईस्वी को बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में जन गण मन को गाया गया था। अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो बिशन नारायण धर इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इसी के दौरान कोलकाता में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय गीत जिसे वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है को पहली बार कब कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में कोलकाता के ही अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा की गई थी। 1896 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा की गई थी। यह भी अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आप सभी को आयोग भी याद रखना है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। तो इसमें ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे यह पूछा जाए कि रिजर्व बैंक के पहले अध्यक्ष या गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ आप सभी को लिख लेना है कहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीयकरण यानी इसे सरकारी बैंक बना दिया गया था 1949 ईस्वी में। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अगला है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, यह क्वेश्चन भारत के पड़ोसी देशों का है, इसलिए आप सभी के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से हम नेपाल के राष्ट्रीय पशु और नेपाल के राष्ट्रीय खेल आदि महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो इसमें ऑप्शन सी गाय राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। भारत के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेपाल के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो हिमालयन मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है।
और इसके बाद अगर हम भारत के एक और महत्वपूर्ण बगल में स्थित देश की बात करें तो भूटान का राष्ट्रीय पशु आप सभी को याद रखना है, भूटान का राष्ट्रीय पशु टाकिन हो जाता है। भूटान का राष्ट्रीय पशु टाकिन है जो दिखने में बैल के जैसे दिखता है। नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, तो आप सभी को याद रखना है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी की ही नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक यह भी कृति है, तो इन्हें भी आप सभी को याद रखना है। 10 द्वार से सोपान तक नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। अगर हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत जी की, इनकी दो महत्वपूर्ण कृति आप सभी को याद रखना है, गुंजन कला और बूढ़ा चाँद, यह सुमित्रा नंदन पंत जी की कृति है। अगर हम बात करें महादेवी वर्मा जी की, तो इनकी कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे यामा के नाम से जाना जाता है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की कृति है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। कैमूर की बात की जाए तो दोस्तों कैमूर भारत के विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग कैमूर है। और अगर हम अमरकंटक की बात करें तो दोस्तों अमरकंटक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो अमरकंटक के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। अरावली की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला भारत के राजस्थान और गुजरात में स्थित है और यह संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है। दोस्तों गंगा यमुना मैदान में नवीन निक्षेपों को खादर कहा जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा यमुना नदी के द्वारा जल बहाव के बाद जो नए मिट्टी बनते हैं उन्हें ही खादर कहते हैं। खादर और बांगर जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। खादर और बांगर जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं। बांगर मृदा कम उपजाऊ होती है खादर मृदा की अपेक्षा में। नेक्स्ट है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम या मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर यहीं पर आप सभी से राज्यसभा पूछी जाए तो राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी आवश्यक है। भारत में मुख्यतः 2 सदन की व्यवस्था है। निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर वर्ष 2014 को प्रारंभ किया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए शौचालय बनवाना था जिनके पास शौचालय नहीं है। अब इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया था। 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना को लागू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह भी इम्पॉर्टेंट है। 22 जनवरी 2015 को यह योजना लागू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। दोस्तों 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस आंदोलन को 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। दोस्तों 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया था जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला है,
चीन की मुद्रा का क्या नाम है? दोस्तों चीन की मुद्रा का नाम रेनमिनबी है। चीन की मुद्रा का नाम रेनमिनबी है और इसकी इकाई युआन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है लेकिन इसकी इकाई पैसा है, इसी तरह चीन की मुद्रा रेनमिनबी है लेकिन इसकी इकाई युआन है। हम बात करें अगर दिनार की, तो दोस्तों इराक और कुवैत की मुद्रा दिनार है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। इराक और कुवैत की मुद्रा दिनार है। जापान की मुद्रा येन है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। और रुपया की बात की जाए तो मालदीव की मुद्रा रुपया है। अगला है, ईरान की राजधानी क्या है? दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा रियाल है। मुद्रा भी आप सभी को याद रखना है। मुद्रा ईरान की रियाल है और राजधानी तेहरान है। नई दिल्ली की बात की जाए, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत का मुद्रा रुपया है। और दोस्तों अगर बगदाद की बात की जाए तो इराक की राजधानी बगदाद है। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान। इराक की अगर मुद्रा की बात की जाए तो इराक का मुद्रा दिनार है और ईरान की मुद्रा रियाल है। दोस्तों अगर हम बात करें जकार्ता की, तो इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी जकार्ता थी। वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा हो गई है और इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। रुपया नहीं, रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है और रुपया मालदीव की मुद्रा है। रुपया भारत की मुद्रा है। अगला है, नेपाल की संसद का क्या नाम है? दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रीय पंचायत राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। हम अगर सीनेट की बात करें तो सीनेट मुख्यतः किसी देश के ऊपरी सदन को कहा जाता है। जैसे अमेरिका के ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। डाइट की बात की जाए तो डाइट या डायट जापान के संसद को कहा जाता है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप सभी के लिए एक और देश का संसद इंपॉर्टेंट है, इजराइल। इजराइल के संसद को द नेसेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, इटली की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट राइट आंसर हो जाएगा। इटली के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की, तो स्पेन के संसद को कॉर्टेक्स कहा जाता है। स्पेन के संसद को कॉर्टेक्स, इटली के संसद को पार्लियामेंट। और इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना है, अफगानिस्तान के संसद को सोरा कहा जाता है। अफगानिस्तान के संसद को सोरा, कॉर्टेक्स स्पेन के संसद को, इटली के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों जापान का राष्ट्रीय खेल सूमो या जूडो है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सूमो या जूडो राष्ट्रीय खेल है जापान का। क्रिकेट की बात की जाए तो दोस्तों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। और फुटबॉल की बात की जाए तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। हॉकी की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना 1945 को अमेरिका वाशिंगटन डीसी में किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड के जिनेवा की, तो WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, ग्रैंड बैंक या ग्रांड बैंक किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ग्रैंड बैंक मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मत्स्य उत्पादन के लिए ग्रैंड बैंक प्रसिद्ध है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मत्स्य प्रजनन के लिए अनुकूल होती हैं, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्तम कोटि का कोयला किसे माना जाता है? दोस्तों सर्वाधिक उत्तम कोटि या सर्वोत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट को माना जाता है और यह रंग में काफ़ी ज़्यादा काला होता है। एंथ्रेसाइट कोयला को सर्वाधिक उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। और लिग्नाइट कोयला निम्न श्रेणी का कोयला होता है, यह रंग में भूरा होता है। नेक्स्ट है, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों पन्ना लाल का संबंध बांसुरी से है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, वाद्य यंत्र बांसुरी है और इसको पन्ना लाल घोष के द्वारा बजाया जाता है। बांसुरी वादक पन्ना लाल घोष को जाना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों सरोज वादक की, तो आप सभी को याद रखना है अमजद अली खान। अमजद अली खान सरोद के प्रसिद्ध जाने माने वादक हैं। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह जो दिलवाड़ा मंदिर है यह जैन धर्म से संबंधित है। इसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है और यह
और यह राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसके साथ साथ एक और मंदिर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का मल्लिका अर्जुन श्री शैलम मंदिर, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो का मंदिर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर भी आप सभी को याद रखना है, यह कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में, खजुराहो मंदिर छतरपुर में। अगला है कुटियाट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य या फॉक डांस है। फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कुटियाट्टम नामक फॉक डांस का संबंध केरल राज्य से है। रासलीला, नौटंकी, मयूर नृत्य, कजरी, चरकुला का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित चरकुला, कजरी, मयूर नृत्य, नौटंकी आदि संबंधित है। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।